Hello friends, welcome to my channel Himanshu Law House. We are talking about लॉ ऑफ एविडेंस। सिविल और क्रिमिनल दोनों में एविडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। चाहे सिविल केस चल रहा हो या क्रिमिनल केस चल रहा हो, एविडेंस अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी खुद की वैल्यू है। इज़ दैट सो और नॉट? बिकॉज इन जो सबूत पेश किए जाते हैं कोर्ट में, इन्हीं सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए जो जज और मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस को क्या किया, जितने भी प्रोविज़न थे उन सबको एक्यूमुलेट करके एक ऐसा लॉ बना दिया गया जिसके बेसिस पर हम एविडेंस प्रेजेंट कर सकें। किन एविडेंस को एडमिसिबल किया जाए, किन को ना किया जाए, किन एविडेंस को शो किया जाए और किसको विटनेस माने, किसको ना माने। इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम एविडेंस लॉ में लेकर आए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक्ट हमें बहुत चीज़ों के बारे में बताएगा, राइट। एविडेंस किन चीज़ के लिए दिए जाते हैं, इन सही बातों को डिस्कस करेंगे। और एक बात भी समझना ज़रूरी है, जब कोई केस चल रहा होता है हमें कौन कौन सी बातें हैं जिन पर एविडेंस दिया जा सके, उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो केसेस होते हैं उनके पीछे इंटेंशन होता है, क्योंकि इंटेंशन होना ज़रूरी है। जब कोई बैड इंटेंशन है तभी वहाँ क्राइम होता है। तो क्या इंटेंशन रही होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। किन किन के लिए सबूत इकट्ठे किए जाएंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लॉ होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, वे क्या करता है, कोई गुत्थी को सुलझाता है। जब कोई गुत्थी सुलझाएगा मतलब कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर ज़रूर देगा वो। कोई ना कोई इश्यू सामने आएगा, उसका रिजोल्यूशन किसके बेसिक पर करेगा, एविडेंस के। मतलब जो कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर किसके बेसिक पे देगा, सबूत। मतलब उसे कोर्ट को सबूत चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे। उस लॉ ऑफ एविडेंस को एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बी की हत्या कर दी, शॉट विद गन, गन से मारा जिससे बी की डेथ हो गई। ए एक्यूज है बी के मर्डर के लिए, ए एक्यूज फॉर मर्डर। तो प्रूफ करना ज़रूरी है ए ने वाकई वी को मारा, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि एविडेंस इतना मजबूत हो कि वहाँ शक की गुंजाइश ही ना हो, क्योंकि इसमें सज़ा बहुत सख्त होती है। इसलिए इंश्योर किया जाता है जो भी एविडेंस हैं दे आर बियॉन्ड एनी डाउट करेक्ट, उसी के बेसिस पर डिसीजन दिए जाते हैं। तो चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों में एक प्रोसिक्यूटर होता है। एक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट करता है ए को, आरोप लगाता है, अलाइज्ड आरोप लगाना, आरोप लगाया कि ए ने बी को मारा। तो कोर्ट में कुछ फैक्ट आए, मुद्दे आए, इश्यू। पहला मुद्दा आया ए कॉज्ड बी डेथ, ए बी की मृत्यु को कारण रहा। और दूसरा फैक्ट आया ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, ए का इंटेंशन रहा बी को मारने में। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये कुछ फैक्ट आए हैं जो प्रिंसिपल फैक्ट मेन इश्यूज हैं। ये कुछ मुद्दे आए हैं सामने कि ए बी की वजह बना मृत्यु का, या फिर ए का इंटेंशन रहा बी को मारने में। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिचुएशन के पहले जाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन हुई, जो ए ने बी को मारा उससे पहले की सिचुएशन, और ए ने बी को मारा उसके बाद की सिचुएशन, क्योंकि कुछ रेलेवेंट फैक्ट निकालने पड़ेंगे उनको प्रूफ करने के लिए कि ए ने बी को वाकई मारा या नहीं मारा। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या निकलेंगे, लाइक दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्पेंड हो रहे थे, काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था, या बी ए को परेशान कर रहा था, या एक ने अपना मन बना लिया था बस उसको जाके मारना है, उसने मुझे मतलब कुछ भी गाली गलौज कर दी। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। देन प्रिंसिपल फैक्ट प्रूफ नहीं करते हैं कि ए ने वाकई बी को मारा। प्रिंसिपल फैक्ट के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट ज़रूरी होते हैं जिन्हें रिलेवेंट फैक्ट बोला जाता है। देन दो रिलेवेंट फैक्ट सामने आए। पहला रिलेवेंट फैक्ट है ए एंड वी, ए हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वन डे बिफोर बी डेथ। मतलब दोनों बी की डेथ से पहले दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ था। एंड सेकेंड रिलेवेंट फैक्ट आया बी यूज टू प्रोवोक ए एवरी टाइम दे मीट। मतलब जब भी ये दोनों मिलते थे
बी ए को प्रोवोक करता था, हमेशा तंग करता था। तो रिपलेंट फैक्ट से कुछ फाउंडेशन हुआ, मतलब उसके बेसिस पर कुछ इन्फ्रेंस सामने आया अपने कि हाँ वाकई ए और बी के बीच में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्प्रेंड हुए। और एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम बता रहा है ये कि दोनों के बीच में प्रोवोकेशन होता था। जब भी ये मिलते थे बी ए को परेशान करता था, तंग करता था। तो इस कारण से ए ने जाके बी की हत्या कर दी। जब पर्सन ए ने पर्सन बी की हत्या की थी जिस गन से, तो जरूरी नहीं कि वो गन को डेली पॉकेट में रखे घूमता है। उसने बैड इंटेंशन था तो उसने गन निकाली और सबके सामने तुरंत मार दिया। तो वो गन कहाँ से आई, तो इन बातों को और आगे अगर पता किया गया तो कुछ बातें सामने आई। पहली बात आई मोटिव। उसने अपना मोटिव उसने माइंड में अपना सेट करके रख लिया, पर्पस टू किल, बी को मारने का मन बना लिया। उसका बैड इंटेंशन वहाँ पे शो हो गया। देन बैड इंटेंशन हुआ, उसने गन परचेज की। उसने गन परचेज की मतलब उसने अपनी प्रिपरेशन बना ली बी को मारने की। प्रिपरेशन बनाने के बाद उसने वो क्राइम कंडक्ट भी कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब क्राइम कंडक्ट करने के बाद वो अपने पिस्तौल जिसको गन से मारा है वो अपने पॉकेट में रखे घूमेगा। वो एविडेंस को कंसील करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। मतलब वो या तो इसको डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म करेगा, या फिर छुपाने की कोशिश करेगा। तो उसने वो आफ्टर कंसील द गन आफ्टर किलिंग, मारने के बाद उस गन को छुपा दिया। तो मतलब उसने मोटिव भी बनाया, बैड इंटेंशन था उसका, प्रिपरेशन भी कर ली और क्राइम को कंडक्ट भी कर दिया। और उसके बाद उसने वो एविडेंस को छुपा भी दिया। तो यहाँ पे मेन सीरियस हो गया कि उसने हाँ बाकी उसको मारा है। देन कोर्ट में बातें चलती गई। उसके बाद कोर्ट में कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए जिसमें से पहला एविडेंस रहा पर्सन एक्स सो पर्सन ए वाइल पर्सन ए सो टू पर्सन वी डेड। इट्स मीन जब ए ने जो क्राइम कंडक्ट किया था, वी की हत्या की थी, एक्स पर्सन ने वो क्राइम होते हुए अपनी आंखों से देखा था। ये एक अपने आप में आई विटनेस हुआ और सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है। इससे वाकई प्रूफ हो जाता है हाँ ए ने वी को मारा है, तो इसे डायरेक्ट एविडेंस बोला जाता है। देन सेकेंड एविडेंस आया जो सामने, वो था वाई सोल्ड गन टू एक्स अ डे बिफोर वी वॉज सो डेड। इट्स मीन जब वी की हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले बाय ने एक्स पर्सन को वो गन सेल की थी। अब यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि जो गन उसने खरीदी थी बी को मारने के लिए उसी गन से उसने मारा है या नहीं, क्योंकि ये एक अपने आप में सर्कमटेंशियल एविडेंस है। ये कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाता है इससे। ये कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि तुमने बाकी प्रूफ कर दिया है। तो इसके बाद थर्ड एविडेंस सामने आता है, वो है जेड सो अ कंसीलिंग गन अ डे आफ्टर वॉज वी वॉज सो डेड। इट्स मीन जब बी की हत्या हुई थी उसके एक दिन बाद, जब वो ए पर्सन गन को कंसील कर रहा था, छुपा रहा था, तो जेड पर्सन ने उसको उस पर्सन बी को गन छुपाते हुए देख लिया था। तो ये भी एक अपने आप में सर्कमटेंशियल एविडेंस है, बिकॉज छिपाना खरीदना इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन्हें उसको मारा है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि, क्योंकि ये सिविल प्रोसीडिंग केस नहीं है कि मतलब आप अपने आप को प्रेज्यूम कर लो। ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक क्राइम कंडक्ट हुआ है। और आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इट शुड बी प्रूव्ड होना चाहिए बियॉन्ड एनी डाउट, इट शुड बी करेक्ट। तो ये एक सर्कमटेंशियल एविडेंस है ये भी। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने इसमें देखा कि ए पर्सन ने बी की डेथ की थी वो भी गन से, और ए एक्यूज था बी के मर्डर के लिए। और चाहे क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, दोनों केसों में एक पार्टी प्रोसिक्यूट करती है। बी पार्टी ने प्रोसिक्यूट किया था, ए के ऊपर आरोप लगाया था, अलाइज किया था,
और कोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट आए थे, प्रिंसिपल फैक्ट। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितने रिलीवेंट फैक्ट होते हैं इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ ये प्रूफ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल फैक्ट प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ वाकई उसने ए पर्सन ने बी को मारा है, जितने रेवलेंट फैक्ट ज़्यादा मैटर करते हैं इसमें। 2 रेवलेंट फैक्ट सामने आए थे, उनके बारे में जाना, और कुछ इन्फ्रेंस क्या निकला था उसके बारे में जाना, क्या फाउंड हुआ था, और कुछ उसके 3 पॉइंट्स, मोटिव क्या था, कैसे उसने प्रिपरेशन की, कैसे मन बनाया, और कैसे क्राइम कंडक्ट किया, कंडक्ट करने के बाद उसने क्या किया, और उसके बाद हमने कुछ एविडेंस जाने जो बता चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much for watching. We will meet soon another topic.